जय बाबा। आप भी करना नीलम जी। जय बाबा बहन जी, जय बाबा। जय बाबा नंदराम जी, जय बाबा। जय बाबा, थैंक यू। अच्छा, आज प्रेयर किसको दिया है क्या? प्रेयर आरती में अक्सर भूल जाती ताई ताई रुबीला दिली आहे. रुबीला हो का? रुबी कोण? माझी सून बाई. ओके ओके. तिला काय प्रेयर दिली आहे का? हा हो हो, हिंदी मध्ये बोलणार आहे ते. ओके 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 ओके, ठीक है, बोलू दे. छान है, चांगली गोष्ट है. अच्छा, समय हो गया है ना? मैं थोड़ा अनम्यूट करती, सॉरी हाँ, ताकि रिकॉर्डिंग ठीक हो. मुझे अच्छा नहीं लगता ये, पर बात करेंगे इसके ऊपर. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा. द बॉयज किताब पढ़ रहे हैं हम लोग. अद्भुत है, सुंदर है. बाबा के प्रेमाश्रम मेहराश्रम के दिन के है, साथ ही उन बच्चों के साथ जो यात्राएं बाबा ने की, जो समय बाबा ने बिताया, उनको जो अहमियत दी, ये सब अभी हम जान रहे हैं. और ये कुछ पेजेस होने के पश्चात फिर उन बच्चों के साथ बाबा ने जो जो यात्राएं जहाँ जहाँ की, चाहे वो ईरान हो, 2 बार ईरान में यात्रा की. तो आज जो है दूसरी ईरान की यात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे. और उसके पश्चात फिर बाबा ने यूरोप भी लेके गए बच्चों को, वेस्ट में भी लेके गए थे बाबा, वो भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. तो पीछे हम लोग हैं पेज नंबर 198 पर. और पिछले बार हमने ये देखा था कि राव साहेब से बाबा गुस्सा हो गए और राव साहेब को वो समझा भी रहे हैं कि तुम यदि मेरी आज्ञाओं का पालन, 100% पालन खुशी खुशी नहीं करते तो वो मेरे कार्य में बाधा बन जाती है, और आपके ऊपर उसके माध्यम से जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो भी बिगड़ जाता है. कितनी बड़ी बात है. और स्वयं बाबा ये समझा रहे हैं. ऐसा नहीं होता है कि हर बार गुरु आपको समझा दे. तो वो राव साहेब को समझा रहे हैं कि तुमको गुस्सा नहीं होना चाहिए, अच्छे मूड में चेयरफुल होना चाहिए, और इस प्रकार से जो तुम रवैया दिखाते हो मेरी इच्छाओं का पालन करने में, वो बताता है कि तुम में अभी भी कुछ कमी है. मैं चाहे तुमको कितना भी परेशान करूं, ताने मारूं, तुम्हें वो सब बर्दाश्त करना है एक पत्थर के माफिक. उसका आपके ऊपर कुछ भी परिणाम नहीं होना चाहिए, और केवल मेरी सेवा करने के प्रति आपको ध्यान देना है, सचेत रहना है. क्योंकि इन्हीं आज्ञाओं के काम मार्फत, इनके जरिए. और बाबा ने ये भी कहा कि ये नहीं समझना कि तुम, ये राव साहेब बड़े हैं और उनको बच्चों की सेवा करनी पड़ती थी. उन प्रेमाश्रम मेहराश्रम के उनके सब नखरे बर्दाश्त करने पड़ते थे. तो जाहिर है उनके मन में एक खौल था कि अरे मैं ये बच्चों से क्या ये करना है. तो बाबा कहते हैं मेरी आज्ञाओं से यदि तुम किसी की सेवा कर रहे हैं तो तुम उसकी सेवा नहीं कर रहे, मेरी सेवा कर रहे. ये बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने उनको समझाई थी. तो इसी के ये बाबा की आज्ञाओं का पालन करके, बाबा की आज्ञा से उनकी सेवा करके, ये सब बाबा के कार्य करके ही बाबा उनके संस्कार हटा रहे थे. आगे बाबा उनसे कहते हैं, यूजिंग द बॉयज स्पेसिफिकली as an example, Baba said Rao Sahib should put up with their whims and fancies. खास करके बच्चों के बारे में बाबा ने राव साहेब को बताया कि राव साहेब को
उनकी लहर पसंद ये सब का ख्याल रखना चाहिए। जो भी वो कहते हैं फैंसीज एंड विम्स, बच्चे हैं ना, वो बहुत लहरी रहते हैं उनके मजे रखना आसान काम नहीं होता है। आगे बाबा उसे समझा रहे, राव साहब को कह रहे बाबा, सी उनके जरिए ये हमारे सबके लिए है। नेवर थिंक व्हाट सॉर्ट ऑफ हम्बग इज दिस, ये कभी भी ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये किस प्रकार का छल कपट है। When you think such things, you are at fault. जब तुम इस प्रकार का सोचते हो तो तुम दोषी हो। What you are doing is not service to the children, it is service to me. जो भी तुम कुछ कर रहे हैं, ये तुम बच्चों की सेवा नहीं कर रहे, लेकिन तुम मेरी सेवा कर रहे हो। कितनी महत्वपूर्ण बात है। बाबा कहते हैं, और एक जगह बाबा ने कहा है, When you serve me, in serving me, you are serving for the whole world. केवल बाबा की सेवा करने से पूरे संसार की सेवा करने जैसा होता है। कितनी बड़ी बात है। ऐसे अगर हम करने जाए कि अंधों की करो, ऑर्फन्स की करो, बूढ़ों की करो, तो हम कहाँ जाए, कहाँ कितना पूरा पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। पर केवल बाबा की सेवा करने भर से पूरे संसार की सेवा करने जैसा है। अब ये बाबा के तरीके थे, वो गैरेज में काम करवाना, थिएटर चला लेना, थिएटर बनवा लेना, ये आसान बात नहीं थी। कोई भी बोलेगा कि मैं तो यहाँ ईश्वर प्राप्ति के लिए आया हूँ, ये कैसा गुरु है, क्या काम हमसे करवाता है। लेकिन बाबा के चेले तो बाबा के चेले थे, उनके मन में इस प्रकार के कभी नहीं आता था। और जो 31 जनवरी को सेवा देते हैं, उनको भी इस बात का ख्याल खास रखना पड़ेगा कि यदि वो 31 जनवरी को या किसी भी कार्यक्रम में या रोजाना वहाँ पर समाधि पर या कहीं भी सेवा देते हैं, तो ये अहम जताने की बात नहीं है, साथ ही ये दूसरों पर रोब जमाने की बात नहीं है। चाहे सामने वाला बाबा प्रेमी किसी भी तरह का हो, हर तरीके के लोग होते हैं, चाहे उसकी कितनी भी गलती हो, चाहे उसकी कितनी भी अकड़ हो, आपका कर्तव्य है उसको सेवा भाव से, नम्रता से, प्रेम से ही सेवा देना है, जो आजकल गायब हो रहा है। कई सारे लोग इसलिए बाबा से दूर जा रहे हैं। जो नए लोग अगर आते हैं और समाधि पे कुछ रवैया ठीक नहीं होता है, या 31 को जैसा हम देखते हैं कि कई सारे वॉलेंटियर्स चिल्लाते रहते हैं, ये नहीं होता था आदि काका के ज़माने में। तो इस चीज़ का एक ये प्लेटफॉर्म है, वापस एक बार ये हम दोहरा रहे हैं, कई बार दोहरा चुके हैं। आगे बाबा कहते हैं, The best service you can render consists of complete obedience to me. आप सबसे अच्छी सेवा कौन सी दे सकते हैं, तो मेरी आज्ञाओं का 100% पालन करना। बाबा एक्सप्लेन, कितना बाबा अपने कार्य के बारे में अब आगे राव साहेब को समझा रहे, जो बाबा आम तौर पर नहीं बताते थे कि मैं किस कार्य के लिए आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किस प्रकार कर रहा हूँ, इस कार्य का अर्थ क्या है, किस लिए। ये बाबा थोड़ा बहुत उनको, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबा अपने कार्य के बारे में अब समझा रहे हैं राव साहेब को। इसके पहले भी शायद हमने क्रिएशन या कॉजेस में पढ़ा था कि बाबा ने ये कहा था कि इन बच्चों के मार्फत, इन बच्चों के जरिए दुनिया के इस उम्र के सभी बच्चों के ऊपर बाबा कार्य कर रहे हैं। मतलब एक प्रतीकात्मक कार्य था, उन बच्चों के मार्फत बाबा सब दुनिया के ऊपर, दुनिया के बच्चों के ऊपर कार्य कर रहे थे। उसका परिणाम हम आजकल देख रहे हैं कि कैसे कैसे बच्चे हैं, बाप रे क्या तेज बच्चे हैं आजकल की जनरेशंस, जो आप सभी लोग देख रहे हैं, ये बाबा के कार्य का परिणाम। आगे बाबा कहते हैं, बाबा एक्सप्लेन दैट हिज वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग सर्टेन बॉयज is a self-imposed extra duty over and above my work of preparing the circle for realization. कितनी बड़ी बात है। बाबा अवतार होने के बावजूद स्वयं बता रहे हैं, जैसे सदगुरु की भी एक कुछ ड्यूटीज होती है, वैसे उस अवतार को भी उस अवतार काल में क्या क्या करना है वो तय हुआ होता है, ऐसा लगता है इसमें से। यहाँ स्वयं बाबा कह रहे हैं कि मुझे जो कुछ अवतार करके मेरा कार्य है, ड्यूटीज है, ये जो बच्चों के मार्फत में कार्य कर रहा हूँ, बच्चों के ऊपर कार्य कर रहा हूँ, ये मेरे ड्यूटी का भाग नहीं है,
मेरे कार्य के ओवर एंड अबव माय वर्क बाबा कह रहे हैं कि मेरे कार्य से अतिरिक्त ये कार्य है जो मैं बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, या उनके मार्फत कार्य जो कर रहा हूँ, या उनके ऊपर जो कार्य कर रहा हूँ, ये मेरे कार्य के अतिरिक्त भार है जो खुशी खुशी मैंने स्वयं लिया है। और बाबा ये भी बता रहे हैं कि उनका कार्य क्या है, तो प्रिपेयरिंग द सर्कल फॉर रियलाइजेशन। वो जो उनका इनर सर्कल है उसके हर एक सदस्य को ईश्वर साक्षात्कार देना भी उनका कार्य में शामिल होता है। आगे बाबा कहते हैं to achieve that special duty, Baba said, he opened ashrams for children and prepared and selected few boys. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जैसा हम कहते हैं ना ओवर टाइम करना, या कई सारे टीचर्स होते हैं स्कूल में कि अपने कार्य के अलावा जैसे अभी मेरी बड़ी बहन है वो आर्मी में है, उसका कार्य क्या है, उसकी ड्यूटी है केवल रशियन भाषा सिखाना वो कैडेट्स को जो मिलिट्री के अफसर्स हैं। लेकिन वो क्या करती है, ओवर एंड अबव दैट उनको जैसा एनकरेज करना है, उनकी रेस है तो वहाँ, या कई सारा प्रकार होता है उसमें, काफ़ी सारा डिटेलिंग है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। परंतु जैसे कि वो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, या कोई बीच में पोस्ट होता है, या कोई ख़त्म करने की कोशिश करता है अपने आप को, तो उनको काउंसिलिंग देना, क्योंकि वो बड़ा कड़क शिस्त रहती है वहाँ पर, बड़ा ही कठिन होता है वो सब कार्यकाल उन बच्चों के लिए। और एक तो घर से दूर होते हैं, बहुत ही आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कठिन होता है। तो उनको काउंसिलिंग दे के उनकी मनोदशा को संभालना, यह उसके कार्य का भाग नहीं है, पर वो एडिशनली करते। हर एक संस्था में हर कोई जो है अपने कार्य के अलावा कुछ एडिशनल कुछ तो कार्य करता ही होगा, कोई लोग। तो उस प्रकार बाबा कहते कि ये मेरे कार्य के अतिरिक्त है। बाबा कहते कि ये जो खास ड्यूटी है मेरा, उसके लिए मैंने आश्रम इन बच्चों के लिए खोला है, कुछ बच्चों का चयन उसमें किया है। आगे बाबा कहते हैं, बट व्हाट वुड हैपन टू देम आफ्टर द आश्रम वाज क्लोज्ड? आश्रम बंद करने के बाद इन बच्चों का क्या होगा? They could not just be thrown away, discarded or set aside. तो मेरा कार्य हो गया तो ऐसे ही उनको वापस फेंकना नहीं है, बाजू में करना नहीं है। कितना महत्वपूर्ण है। बाबा ने उनके बारे में सब सोच के पहले से ही रखा है। बाबा को ये पता है कि ये कार्य कितनी देर तक चलेगा, वो क्या कार्य है, किस लिए बाबा कर रहे हैं, वो कितना देर तक चलेगा, ये बाबा तो सब जानते ही होंगे। तो उसको मद्देनजर रख के बाबा ने ये भी सोचा है, बाबा को ये भी पता होगा कि आज नहीं तो कल बाबा बच्चों को वापस दुनिया में भेजने वाले हैं। अब यहाँ प्रेमाश्रम और मेहराश्रम में जो बच्चे बड़े हैं, पले हैं बाबा की निगरानी में, बाबा की तरीके से, जो कि आध्यात्मिक तरीका है, वो तो जैसे उनके घर वाले कहते हैं, हम देखते हैं कि वो तो दुनिया के लायक रहते नहीं। जो जैसा हमने देखा है कि सैयद अली के पिता है, या जो ईरान के, क्या इनका नाम अभी जिनका बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उनके पिताजी जो है ना, क्या नाम, अस्पंदायर वेस्ली क्या है, वो क्या कहते कि मेरे बच्चे को तो बाबा ने दुनिया के लायक रखा ही नहीं है। तो बाबा को ये पता है कि ये बाहर दुनिया में जाके ये बच्चे कैसे रहेंगे। ये भी बाबा ने सोचा है कि आश्रम बंद करने के पश्चात जब ये मायावी दुनिया में उन्हें भेजेंगे, फिर भी उनकी प्रगति कैसी जारी होनी है, आगे किसको साक्षात्कार देना है, किसको नहीं देना है, किसको मुक्ति देना है, ये सब बाबा ने सोच के रखा। इतना ही नहीं तो ये दुनिया में जाने के बाद उनको अपनी रोजी रोटी कमा के कैसे खा सकते हैं, इतना तक वो सब ख्याल बाबा उनका किए हुए है। तो बाबा यहाँ उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि आश्रम बंद करने के पश्चात इनको ऐसा ही डिस्कार्ड नहीं कर सकते, बाजू नहीं कर सकते। समथिंग हैड टू बी डन फॉर देम वंस दे केम अंडर माय नजर। एक बार मेरे नजर के सामने ये बच्चे आ जाए तो उनका कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ तो करना है, वो स्पेसिफिकली
spiritual. To do that, it was necessary for some of them to stay near me. ये करने के लिए उनमें से कुछ लोगों को मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना आवश्यक है. मतलब ये जो कुछ भी खोल रहा था राव साहब के मन में, तो बाबा उसके सभी शंकाओं का निरसन कर देंगे. Baba mentioned visiting Pandit in far away Kashmir and bringing boys from various villages into his contact to establish an indirect link with the boys such as Aga Ali and Vasant who were taken away by their parents. जैसे आगा अली, वसंत, किम्भू ने जो कि जामखेड़ के हैं, इनको घर वाले जबरदस्ती बाबा से लेके गए अपने घर. तो बाबा कहते हैं इन लोग जो अपने माता पिता के साथ जबरदस्ती जिनको रहना पड़ रहा है, उनके ऊपर जो मेरा कार्य है वो बाधित नहीं होना चाहिए. वो हाफ डन है, अनडन है. उसे पूरा करने के लिए उनके साथ एक लिंक इंटरनली बनाए रखना जरूरी है. और ये इंटरनल लिंक ही बाबा उन बच्चों के साथ बनाए रखे थे. किस प्रकार? जैसे कि बाबा ने कहा कि पंडित आएगा तो आगा अली वहां से पर्शिया से आएगा. और जैसा हम देखते हैं कि चंद 5 मिनट की केवल बाबा की भेंट रही और उसमें से ही परिणाम ऐसा निकल आया कि तुरंत आगा अली का वहां से संदेश आया कि वो पर्शिया से भारत आने के लिए, बाबा के पास आने के लिए तैयार है. तो वो पंडित के माध्यम से दूसरे देहातों से, शहरों से जो बच्चे बाबा के पास लाए जाते थे, तो उन बच्चों के जरिए बाबा आगा अली और वसंत किम्बुने जैसे बच्चों के लिए एक इंटरनल लिंक बना रहे थे. साथ ही जो बच्चे बाबा के पास लाए जाते थे, उनका भी एक बार अवतार के पास आए हैं, अवतार खुद उनको नहला रहा है, खिला रहा है, कपड़े पहना रहे, तो उनका तो जीवन भर का कल्याण हो ही जाता था. तो ये बाबा ने उनको स्पष्ट किया. Baba recognized that his mandali did not understand this work and that they even laughed at the efforts and expense that went into it. बाबा ने ये मान्य किया, कबूल किया कि मेरे मंडली जन इस कार्य की महत्ता को, इस कार्य को समझे नहीं, वो समझ नहीं पा रहे. यहाँ तक कि कई बार वो मेरे ऊपर हंसे हैं. मूर्खों में मेरी गिनती की है. इतना खर्चा इस छोटी चीज के लिए, इतना कश्मीर जाने का, आने का खर्चा किया. जैसे कि दूसरी बार अब हम देखने वाले हैं, बाबा वापस ईरान गए हैं. इतना खर्चा करने के कारण भी इतना छोटा प्रयास के लिए वो मेरे ऊपर हंसे हैं. आगे बाबा कहते, बट माई पर्पज वॉज फॉर द forging of links with the best of my selected boys who are now away from me. लेकिन बाबा कहते मेरा हेतु इतना ही था कि मेरे जो बेस्ट अच्छे बच्चे चुने हुए हैं जो मुझसे दूर है, उनके लिए मैं इनके जरिए एक लिंक, इंटरनल लिंक बना के कार्य कर रहा था. No one will ever be able to grasp the significance of this work as it is universal in its aspect. बाबा कहते इस कार्य की महत्ता को कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो है ये वैश्विक कार्य है, ये विश्व के कार्य का एक पहलू है. It is universal in its aspect. No one will ever be able to grasp the significance of this work as it is universal in its aspect. ये वैश्विक कार्य है, लेकिन कोई इसकी महत्ता को थोड़ा भी समझ नहीं पाएगा. All of the attention he had given Pandit in the Himalayas was the indirect contact that brought Aga Ali back to his doorstep. तो कश्मीर में जो थोड़ी देर के लिए पंडित नाम के लड़के से बाबा ने संपर्क किया था, तो उसके कारण, उसके परिणाम स्वरूप वो कांटेक्ट के, वो संपर्क के कारण आगा अली वापस आ गया पर्शिया से. आगे बाबा कहते डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ माइंड फेल्ड टू ब्रिंग अली बैक फ्रॉम पर्शिया. बाबा कहते मैंने अली को वापस पर्शिया से लाने के लिए
प्रयास किए थे, लेकिन ये मेरे जो सीधे प्रयास थे, डायरेक्ट प्रयास थे, ये भी असफल हुए थे। After our return from Kashmir, correspondence began with Pandit Ali's link because Ali could not be brought through our direct efforts with his parents. बाबा कहते हैं कि हम कश्मीर से आने के पश्चात पंडित के साथ हम पत्राचार जारी रखे, संपर्क जारी रखे हैं, और इस प्रकार से ये अली के लिए लिंक थी, क्योंकि अली को उसके पेरेंट के पास से हमारे सीधे संपर्क, सीधे प्रयास से हम अली को वापस नहीं ला सकते थे। This failure, Baba said, led to his recent quick trip and short visit with Pandit in Kashmir and Ali's return to Nashik shortly after. क्योंकि हम सीधे संपर्क करके हमारे प्रयास असफल होने के कारण बाबा को ये तुरंत एकदम जल्दी से अचानक उठ के गए थे ना। वो हाल ही में जो एक जलद यात्रा उन्होंने क्विक ट्रिप बनाई थी, एक थोड़े समय के लिए, जो वो लोग कश्मीर जाके पंडित से संपर्क आए, और इसके कारण अली नासिक इमीडिएटली वो संपर्क करने के पश्चात अली नासिक में वापस आ गया। आगे बाबा समझा रहे हैं, यू फील that for such a small thing a lot of expense was incurred, a long journey was undertaken and all were put to trouble. बाबा कहते हैं ये सब देख के आपको ये लगता है कि इतनी छोटी चीज के लिए इतना बड़ा खर्चा किया जा रहा है, इतनी लंबी यात्रा की जा रही है और सबको उससे तकलीफ हो रही। ये तो सही था। यदि आज की दुनिया में भी कोई भी यात्रा आसान नहीं है, तो तब की बात तो और थी। इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं था, सबको तकलीफ होती थी। तो ये तुमको लगता है कि इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी या लंबी यात्रा किया, सबको तकलीफ है, इतना बड़ा खर्चा किया। आगे बाबा कहते बिकॉज यू कैनॉट फॉलो इट, क्योंकि तुमको ये समझ में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। यू थिंक इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, तुमको लगता है कि क्या ये पागलों जैसा बच्चों को ला रहे, खिला रहे, भेज रहा है, इससे कोई, बाबा को मूर्खता में गिनते थे वो लोग। सोचो कितनी बड़ी ये विडंबना प्रत्यक्ष ईश्वर अवतार की। उनके प्रयासों को वो समझते नहीं थे, और क्या बाबा इसमें कर रहे। यहाँ तक कि चांजी भी, जिसको बच्चे लाने के लिए कहा, उसने सोचा कि क्या बाबा बच्चों को लाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, नए नए कपड़े पहना के वापस भेजते हैं, किसी को भी बाबा पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्यों मैं वो बच्चों ढूंढूं, इसके बदले में लोगों को बाबा के बारे में बताऊंगा। तो जो बाबा ने हमारे लिए कार्य दिया है वही हमको करना है। जो बाबा ने उनको भेजा था कि बच्चे लाओ, उसके बदले वो लोगों को अपनी बातें बताते रहे, तो बाबा बड़े व्यथित हुए। अब यहाँ पर भी ये बाबा की कार्य प्रणाली को नहीं समझ रहे और उसकी विडंबना कर रहे हैं। बाबा कहते तुम इसे नहीं समझ रहे हैं और इसके परिणामों की तुम्हें पता नहीं है। सॉरी, यू थिंक इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, तुमको ऐसा लगता है कि इसका कोई परिणाम नहीं निकल आएगा। If you had the slightest real understanding, you would realize that this small thing was as great as raising the Himalayas. जाहिर है जब बाबा कर रहे, बाबा की कोई भी कृति, कोई भी कार्य छोटा से छोटा लगे या मोटा से मोटा ले, किसी के लिए कुछ सूचना हो, किसी के लिए एप्रिसिएशन हो, किसी के लिए कोई भी निरर्थक नहीं था। ये महत्वपूर्ण बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। बाबा कहते कि तुमको अगर थोड़ी भी, चलो पूरा नहीं, थोड़ी भी भनक होती, थोड़ी भी समझ होती थी, तब तुम्हें ये अनुभव होता था, तब तुम्हें ये पता चलता था कि ये छोटी से छोटी चीज एक हिमालय जैसे पर्वत को उठाने जितनी बड़ी है। मतलब देखो कितना महान कार्य बाबा ने उसके मार्फत किया होगा, ये बाबा ही जाने। लेकिन आज के बच्चे, युवा पीढ़ी, ये सब बच्चों को हम देखते हैं तो हम समझ सकते हैं, थोड़ी भनक उसका हम अंदाजा कर सकते हैं। पेज नंबर 200। Baba's lengthy and perhaps unfathomable explanation did quiet Rao Sahib's mind
and he repented for his testy attitude, asking Baba's pardon. अब ये जो बाबा की लंबी, इतना बाबा कभी एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे, लेकिन इतना लंबा बाबा का एक्सप्लेनेशन जो कि अनफैदमेबल, जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम पूरा समझ ही नहीं सकते, इतना अथांग है वो, उसमें से हम कुछ भी नहीं समझ सकते वास्तव में। इतना अथांग जो लेक्चर बाबा ने इतना लंबा लेक्चर दिया, इससे राव साहेब का मन शांत हो गया और फिर उसके खराब व्यवहार के लिए उसे पछतावा हुआ और उन्होंने बाबा से माफी मांगी। After leaving Calcutta, Baba went to Nagpur with Rao Sahib and Aga Ali. कलकत्ता से निकल करके बाबा राव साहेब और आगा अली के साथ नागपुर गए। They arrived there on Sunday, August 24, and visited the Jasawala home, Mary Lodge. तो यहाँ पर मैं आपको मेरी लॉज का चित्र बता देती है। नागपुर वाले ने मेरी सहायता नहीं की, मैं काफ़ी सारी जगह ढूंढी, लेकिन ये मेरी लॉज में नागपुर में ढूंढ नहीं पाई, जबकि एक उसका अंदाज़ा मुझे आ गया है। जो रामकृष्ण मठ है वो जगह ही मेरी लॉज जैसे दिखती है, लेकिन तो एरज काका तो खुद रामकृष्ण मठ में जाते थे, तो उसको भी हम मेरी लॉज नहीं कह सकते। काफ़ी लोग हैं वो कहते हैं कि उसको डिमोलिश कर दिया, लेकिन भाई जगह तो देखो। हाँ, इतने मैं और मेरे हस्बैंड हम कितने दिन घूमे, 10-12 जगह को ये मेरी लॉज होगा था, वो मेरी लॉज होगा था, लेकिन अभी तक हमारा पूरा समाधान कारक हमें वो जगह नहीं मिली। तो ये ऐसी जगह थी मेरी लॉज की। आप ये इस फोटो में तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पर मेहर बाबा एंड हिज ग्रुप स्टॉप्ड एट मेरी लॉज। यहाँ पर इन पूना लिखा है किताब में, वो गलत है। मेरी लॉज ये उस जैसा बिल्डिंग का नाम रहता है, बंगलो का नाम रहता है, ऐसे इस बंगलो का नाम मेरी लॉज था और वो नागपुर में थी, लेकिन किताब में गलत लिखा है पूना, शायद कुछ गड़बड़ी होगी। सो मेहर बाबा एंड हिज ग्रुप स्टॉप्ड एट मेरी लॉज इन पूना इन नागपुर इन अगस्त 1930। तो अगस्त 1930 को बाबा और उनका दल मेरी लॉज में, मतलब एरच जसावाला के घर में रुके थे। While there, a photo was taken in the garden of the जसावाला home. तो यहाँ पर ये लोग जसावाला घर के सामने गार्डन में अपनी तस्वीर खींची है। बहुत बड़ा गार्डन था और सदर एरिया, लेकिन कहाँ पर? गांगड़े सर बोल रहे हैं कि सदर एरिया में, शायद हम वहाँ पर भी एक जगह देखे थे। आप अब उस जगह क्या है उसका फोटो जरूर भेज दीजिएगा, कोई भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। निशिकांत नाइक यहाँ पर है, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको डायरेक्शन दे देना गांगड़े सर, ताकि निशिकांत नाइक उस जगह पर जाके फोटो खींच के हमको लोकेशन भी भेजें, क्योंकि मैं बहुत बेताब हूँ इस जगह को देखने के लिए। इसका जगह का कहते हैं इतना पैलेशियल था, इतना बहुत बड़ा प्रीमाइसेस उसका था और इतना सुंदर रख रखाव था, इतनी बहुत ग्रैंड प्रॉपर्टी थी उस समय में वो, और इतनी दुनिया भर की सुंदर सुंदर चीज़ें, थैंक यू सर, उन्होंने जमा की थी पप्पा जसावाला में। जो शौक था, बड़े अधिकारी थे वो, और उनका गार्डन इतना बहुत बड़ा गार्डन था, कहते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई स्पीसीज नहीं होती कि उनके गार्डन में नहीं होगी। इतनी हर तरह की वनस्पति, हर तरह के फूल, हर तरह के क्या क्या अलग अलग उनके इसमें गार्डन में थे, वो शौक से लाया करते थे। और इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, जैसे स्टैचूज कहते हैं ना हम लोग, तो उतने जो यूरोपियन स्टाइल के वगैरह इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टैचूज वहाँ पर उन्होंने रखे थे, घर में रखे थे, कि अंग्रेज जो बहुत मतलब इस मामले में ये रहते हैं, रुचि रखते हैं, तो उनको ये घर इतना पसंद आया, तो घर का पूरे उनके अगल बगल के एरिया का उन्होंने एरियल व्यू कहते हैं ना, ऊपर से विमान से वगैरह, ऐसा एरियल व्यू ले करके उसका बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनाया उन्होंने। करीब करीब ये सब आप देख रहे हैं, इससे बड़ा साइज का, आधी दीवार के साइज का इतना बड़ा पोर्ट्रेट उनके ही प्रॉपर्टी का बना के अंग्रेजों ने उन दिनों उनको प्रेजेंट किया था। और मिट्टी के दाम ये रच को सब डिस्पोज ऑफ करना पड़ा था। तो उसका आगे क्या हुआ, ये कहाँ था, सदर में है कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है सदर, खैर तो आगे चलते हैं। While there, a photo was taken in the garden of the Jasawala home.
मतलब इतना लग्जरियस जो बोलते हैं ना, लग्जरियस लाइफ छोड़ के वो बाबा के पास एक एक ट्रंक और थोड़े कपड़े लेके आए थे। क्या हम में से किसी में ताकत है ऐसा करने की? बाबा लेकिन हर किसी को ये नहीं कहते। और इस घर में केवल पापा जैसा विरोध में थे तो वो भी मान गए कि तुम्हारे लिए तो मैं ये सब कमा रहा हूँ करके रखा है, जब तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मुझे कोई हक नहीं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ रुकाने का करके वो भी उनको ज्वाइन हो गए थे। बाबा ने उनको नाम पिस्तूल दिया था, बहुत कड़ी शिस्त के थे, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन बाबा भी उनको प्रेम से पापा कहते थे और अपने पिताजी जैसे ही उनको प्रेम करते थे। आई एम सो सॉरी। क्या इस बार From left on either side of Baba on the swing, ये जो झूला रहता है ना, चौफाड़ा बोलते हैं हम मराठी में, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, बड़ा झूला होता है ना जो घर में आंगन में लगाते हैं, वो वहां पर दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट में जो मोटे से दिख रहे कोट में वो है पप्पा जैसा वाला, उनके बगल में बैठे हैं। ऑब्वियसली बाबा यंग एज के हैं और उनके पास में बैठी है गई माई, गाय माई बोलते थे लोग, उसका उच्चारण गाय माई ऐसा करते हैं रज काका, हम गई माई बोलते लेकिन वो गाय माई बोलते थे। उनकी माता जी है रज काका की, और उनके बगल में खड़े हैं वो राव साहेब है कई खुशरू अपसेरी। और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं तो सबसे लेफ्ट में हम देखते हैं बैठे हुए पालती मार के टोपी वाली काली टोपी, ये है विष्णु मास्टर। ये थोड़े से मुझे लगता है इनके घर हम गए थे एनीवे। और उनके बगल में ये यंग जो है किशोर बहन कह सकते एरच जैसा वाला बैठे हैं। तो देखो मंडली के एक एक जन को बोलते ना फिशिंग, फिश आउट करना है पानी से एक मछली को एक एक निकालना, तो कितना बड़ा कार्य रहता है अवतार को। दुनिया भर में कहाँ कहाँ मंडली जन फैले थे, एक एक के लिए कितना बाबा ने प्रयास किए उसको सर्कल में ला के उसके ऊपर कार्य करना कितना कठिन था। अब ये एरज जैसा वाला बाद में आए तो वो छोटा था तब से बार बार उसके घर विजिट देना, गई माई से संपर्क रखना, ये सब होता है। उसको क्या है खेल कूद पसंद है, फिर उसके साथ खेलना, धीरे धीरे उसके मन में, छोटे बच्चे के मन में अपने लिए प्रेम ये करना, ये सब ईश्वर की रीतिया कार्य है। तो ये विष्णु मास्टर, उनके बगल में ये रच है और उनके पास में जो एकदम टाइट बैठे है वो गाय माई के पैरों के पास वो आगा वाले है हीरो एंड मंडली मेंबर करीम जो है वो राइट मोस्ट में करीम है। तो हम यहाँ पर थे। तो ये लोग इतवार के दिन 24 अगस्त को नागपुर आ गए एंड विजिटेड द जसावाला होम मेरी लॉज, और जसावाला परिवार के मेरी लॉज वहाँ पर वो गए। एट द टाइम गाई माई सन एरच वॉज 14 years old। इस समय एरज जसावाला जो है गाई माई के पुत्र, ये 14 बरस के थे। बाबा वुड स्टे विद देम 5 days एंड बिगिन हिज क्लोज रिलेशनशिप विद यंग एरज। उनके साथ इस परिवार के पास बाबा 5 दिन रुके ताकि वो ये यंग जो एरज था उसके वो संपर्क बनाए रखे। एक who would eventually become one of his closest मंडली, जो कि बाद में वो उनका एक सबसे करीबी शिष्य बनने वाला था। उनको तो बाबा को तो पता था आगे क्या है, तो इसके लिए पहले से वो उससे संपर्क बनाए रखे थे। इन द फ्यूचर बाबा वुड रेफर टू एरज एज हिज पर्सनल राइट हैंड। भविष्य में बाबा एरज का उल्लेख मेरा दाहिना हाथ, सही है ना दाहिना शब्द, राइट हैंड करके मेरा व्यक्तिगत दाहिना हाथ, राइट हैंड बाबा उसको कहा करते थे, मेरा ये दाहिना हाथ है। मतलब जो व्यक्ति जिसके ऊपर हम बहुत निर्भर होते हैं, जो बहुत हमारे काम का है, जिससे तकलीफ कम और उपयोग ज्यादा। और बाबा को एक बार पूछा गया था, किसी ने पूछा, यहाँ पर नहीं है दूसरे किताब में था, आजकल वो बातें याद रहती है, रेफरेंस याद नहीं रहता कि कौन सी किताब में पढ़ा था। खैर, तो बाबा ने उनसे कहा था, बाबा से पूछा गया था कि बाबा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, या किसकी कंपनी, सॉरी उनको पूछा गया था कि किसकी कंपनी आपको सबसे अच्छी लगती है मित्रवत, या किसकी कंपनी में आप खुश रहते हैं। तो बाबा ने कहा था ये रच, क्योंकि वो बहुत स्वाभाविक था, अलग ही कॉम्बिनेशन था। उनका जो डेडिकेशन है, आज्ञाकारिता है, बाबा का ख्याल रखना,
आपने फिल्म में देखा होगा, शायद परसों में डाला कि नहीं डाला याद नहीं, कि जब ये विदेश गए थे वो गाड़ी अलग थी, जैसे लोग निकल गए सब मिलने आ गए तो स्वाभाविक था बाबा सबको हाथ हिलाना चाह रहे थे, और जो गाड़ी वाला है वो क्या किया, वो जो छत रहता है गाड़ी का वो ऑटोमेटिक था तो वो बंद कर रहा था, तो बाबा का हाथ वो छत बंद होते हुए छत गाड़ी का बंद होता हुआ छत में बाबा का हाथ नहीं आए करके फिर यरज ने तुरंत शांति से बाबा का हाथ अंदर ले लिया। आपको याद होगी ये फिल्म में। खैर, at one point during the visit, Baba, Ali and Rao Sahib gathered in the garden with family members for a group photo. तो इस भेंट के दौरान बाबा, अली, राव साहेब ये सब बगीचे में एकत्रित हो गए एक ग्रुप फोटो के लिए। During their stay at Mary Lodge, Baba and Aga Ali, sitting on their respective beds, would throw pillows at each other. On seeing this, Eric's mother, Gaimai, was shocked and scolded Ali. एक बार ये जब बाबा उनके परिवार के साथ रह रहे थे 5 दिन, तो बाबा अपने बिस्तर पर मानो कि ऐसे आमने सामने, इधर एक बिस्तर उधर एक बिस्तर, तो बाबा अपने बिस्तर पर बैठे थे, अली अपने बिस्तर पर बैठा था, और जो तकिया है ना वो एक दूसरे के ऊपर वो फेंकने का खेल खेल रहे थे, और आगा अली भी जोर से बाबा के तकिया फेंक रहा था। तो जब ये गाय माई ने देखा तो वो बहुत स्तंभित हो गई, वो शॉक हो गई, और उसने अली को डांटा, और जो तकिया है ना पिलो एक दूसरे को फेंकते थे, तो गाय माई ने आगा अली से कहा, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर बाबा, डोंट बिहेव लाइक दिस विथ हिम। गाय माई को जरा भी बर्दाश्त नहीं होता था कोई बाबा को दुख दे, बाबा को ये करे, डिसरिस्पेक्ट करे, तो तुरंत उसने बोला कि बाबा के प्रति आदर जताओ, इस तरह का व्यवहार उनसे मत करो। बाबा क्विकली इंटरवेन, लेकिन बाबा तुरंत बीच में पड़े और बाबा ने कहा, द बॉय डज इट टू प्लीज मी एंड टू कीप माई प्लेजर इज टू रिस्पेक्ट मी। तो बाबा तुरंत बीच में पड़े और बाबा ने गाय माई को समझाया कि इस तरह से करके वो मुझे खुश कर रहा है, और मुझे खुश रखना ही मेरा आदर रखना है। क्या बाबा कहते हैं, टू कीप माई प्लेजर इज टू रिस्पेक्ट मी। और आगे हमने पहले क्या देखा, हाउ कैन यू लव मी, यू स्टार्ट प्लीजिंग मी एंड सो यू विल वन डे लर्न टू लव मी, बाबा कहते हैं। While at the Jasawala home, Baba on one occasion opened Eric's clothes trunk. अब देखो ये बहुत आगे अद्भुत होते जा रहा है। जब 5 दिन बाबा जसवाला के घर में थे, तब एक दिन बाबा ने एरज के कपड़े की ट्रंक खोल दी। He took out a shirt and pair of trousers and holding them up to Gai Mai said, तो बाबा ने ट्रंक में से एक शर्ट और ट्राउजर निकाली और ऐसा पकड़ा उन्होंने, तो गाय माई ने बताया, और गाय माई को बाबा ने बताया, आई मस्ट हैव क्लोथ्स लाइक दिस प्रिपेयर्ड फॉर आगा अली। तो एरज की ट्रंक में से कपड़े निकाल करके जो अच्छे होंगे, तो बाबा ने वो कपड़े हाथ में पकड़ के गाय माई को बताया कि मुझे आगा अली के लिए ऐसे कपड़े बनवा के चाहिए। गाय माई इमीडिएटली सेंट फॉर हर टेलर। उन दिनों होता था, अभी भी आते कोई ऐसा टेलर घर पर आके नाप वाप लेके सिला के देते, तो उनका जो टेलर था गाय माई का, वो टेलर को गाय माई ने बुलाया एंड बाबा इंस्ट्रक्टेड हिम ऑन स्विंग सूट्स फॉर अली। और बाबा ने वो टेलर को सूचनाएं दी कि किस प्रकार का सूट अली के लिए सिया जाए। गाय माई हैंडेड टू द टेलर द सिल्क मटेरियल दैट हैड बीन सेट असाइड टू टेक न्यू क्लोथ्स फॉर एरज। देखो कितनी बड़ी बात है। अबव ऑल अपने बेटे से भी बाबा की आज्ञाकारिता, बाबा के ऊपर भरोसा, प्रेम और डेडिकेशन कैसा था। तो गाय माई ने एरज के लिए एक रेशम का बहुत अच्छा कपड़ा बाजू रखा था उसको सिलाने के लिए, तो गाय माई ने तुरंत वो कपड़ा दे दिया आगा अली को कपड़े सिलाने के लिए। Ali would later wear these tailor-made suits when he traveled with Baba to the west. तो जब बाबा के साथ अली पश्चिम में गया, पश्चिमी जगत जब बाबा गए तो बाबा आगा अली को अपने साथ लेके गए थे।
तब यही सूट अली पहनता था। It was during this visit that Gai Mai literally gave her son Erech to Baba for life. सांकेतिक होता है कि उसके कपड़े उसके लिए जो रखा था, जो बेस्ट था, उसने तुरंत दे दिया बाबा के काम के लिए। तो यहाँ ये कहते हैं इस प्रकार से अपना प्रिय पुत्र एरच को गाई माई ने पूरे जीवन के लिए इस सांकेतिक तरीके से बाबा को दे दिया। On Friday, August 30, 1930, Baba left Nagpur for Kolhapur. 30 अगस्त 1930 शुक्रवार के दिन बाबा ने नागपुर से कोल्हापुर के लिए प्रस्थान किया। Aga Ali traveled with him along with Baba's brother Jal and Rao Sahib. तो बाबा के साथ आगा अली भी यात्रा में थे और साथ में बाबा के भाई जाल भी थे, राव साहेब भी थे। In Kolhapur, Baba remained in the forest area of Tapovan for a week. ये ऐसी बातें लिख के रखना डायरी में, ध्यान से लिखना। जो भी कोल्हापुर वाला है या कभी कोल्हापुर जाते तो ध्यान से ये तपोवन विजिट करना, क्योंकि बाबा यहाँ गए थे, है ना। जब भी आपको सबसे ये गुजारिश है, आप जब कोई किताब बाबा की पढ़ते हो, लॉर्ड मेहर पढ़ते हैं, हमारे गांगड़े सर बहुत पढ़ते हैं, तो डायरी बनाओ। अब कोल्हापुर है, बाबा तपोवन गए, कौन सी जगह बाबा कहाँ रुके, गोवा गए, कहाँ गए, एक डायरी बना के लिख के रखने का। अभी हमारा ट्रैवल ग्रुप खुला है बाबा का, है ना, ट्रैवल विद बाबा, उसमें आप शेयर कर सकते हैं ऐसी चीजें। ऑलरेडी भी जिसके पास होगी तो शेयर जरूर करना। इन कोल्हापुर बाबा रिमेन इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ तपोवन फॉर अ वीक। तो कोल्हापुर में कोई तपोवन है, जंगल जैसा एरिया है, उसमें बाबा एक हफ्ते के लिए रुके। बाबा डिवाइडेड हिज टाइम बिटवीन नासिक एंड मेहराबाद ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ 1930। 1930 का बाकी सारा साल जो है बाबा कभी नासिक रहते थे, कभी मेहराबाद रहते थे। He had a special seclusion spot carved out of Mehrabad hill, which he called Panchavati Cave, and secluded himself there starting on November 15, 1930। तो हम सब जानते हैं कि बाबा ने अपने लिए मेहराबाद की पहाड़ी पर एक केव, गुफा जैसा जगह बनवा के, खुदवा के, उसको कंस्ट्रक्ट करके ले लिया था, जिसे बाबा पंचवटी गुफा कहते थे। बहुत बड़ी बात है, जो नासिक है, नासिक में पंचवटी एरिया है जहाँ बाबा अक्सर जाया करते थे, या वो जो ब्राह्मण लेडी का वाड़ा वहीं पे होगा, ढूंढना है, अभी पिजन हाउस मिला नहीं है। आज मैंने एक फोटो डाला है, बट आई डोंट क्लेम दैट इट इज ओनली पिजन हाउस। जब तक सफिशिएंट प्रूफ नहीं मिलता है, ऐसा क्लेम करना गलत है। इसलिए तो ये वहाँ पर एक गुफा है पंचवटी एरिया में, उसको आजकल सीता गुफा कहते हैं। तो ये मेहराबाद की गुफा को बाबा ने पंचवटी गुफा नाम दिया, और वहाँ पर बाबा ने अपने आप को एकांतवास में रखा, और 15 नवंबर 1930 से बाबा वहाँ एकांतवास में रहे। अब इसका फोटो यहाँ नहीं है, पर मैं बाद में इसका शेयर जरूर करूँगी। ये बहुत सुंदर फोटो है, पंचवटी गुफा जो है मेहराबाद की। कभी देखा, कहाँ देखा याद नहीं आ रहा है, पर मैंने ये फोटो देखा है। एक पूरा वॉल तीनों तरफ से बना और अंदर बाबा बैठे, और पॉल बर्टन या कोई व्यक्ति बाबा का इंटरव्यू लेने वहाँ गई थी। ये कहाँ देखी मैंने फोटो, याद नहीं आ रहा है। अगर मेरे पास सेव की हुई है तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगी, अगली बार स्क्रीन शेयर करूंगी। बाबा वुड ऑफन बी हार्ड प्रेस्ड टू मेंटेन हिज सेक्लूजन। तो ये सेक्लूजन, एकांतवास में रहने के लिए बाबा को काफी प्रयास करने पड़ते थे उस समय। And this period was no different in that British freelance journalist Paul Brunton sought him out for an interview। तो बाबा एकांतवास में होते हुए भी, वो ब्रिटिश का जमाना था, उनका फ्रीलांस रिपोर्टर था, वार्ताकार था, उसका नाम पॉल ब्रंटन था। तो ये वेस्टर्न जर्नलिस्ट था, पश्चिमी जगत का ये वार्ताकार था, जर्नलिस्ट था। इसका नाम था राफेल हर्स्ट। अब एक राफेल नाम की व्यक्ति बहुत ही बूढ़ी इसमें जुड़ती है, पर पता नहीं वही है कि कोई और है। तो इसका नाम था राफेल हर्स्ट।
He met and interviewed Baba late in 1930 and wrote the book A Search in Secret India. तो 1930 में इसने बाबा को इंटरव्यू उसी पंचोटी केव में लिया और बाद में ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया नाम की किताब उसने लिखी। हम हैं पेज नंबर 202 पर। अब यहाँ ये पॉल ब्रंटॉन की फोटो भी है, ये आप देख सकते हैं, मैंने पकड़ा है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं। ये पॉल ब्रंटॉन है और ये बाबा की सुंदर तस्वीर है। तो Brunton arrived in Mehrabad on November 22 and was accommodated in the middle room of the water tank building. तो 22 नवंबर को ये पॉल ब्रंटॉन वहाँ पर मेहराबाद में आ गए और जो जहाँ पर महल रिट्रीट बोलते हैं ना, जहाँ पर अभी म्यूजियम है, पश्चिम की तरफ म्यूजियम है, पूरब की तरफ महिलाओं की रूम थी, उस बीच में कोई रूम होगी या उस तरफ जो है जहाँ पर ऑफिस या लाइब्रेरी के लिए एंट्रेंस था तो वो होगी, वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था की गई। द पर्पस ऑफ ब्रंटॉन्स विजिट वाज टू डिटरमाइन इफ मेहर बाबा वाज अ जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर। पॉल ब्रंटन का एक ही मकसद था कि इसका पर्दाफाश करते रहूँगा मैं, ये ढोंगी बाबा होगा और ये जेन्युइन है कि नहीं ये पता लगाना, इतना एक ही उसका मकसद था। Several interviews took place with Baba while he remained in the seclusion cave. बाबा अपने गुफा में थे, पंचवटी गुफा में थे, एकांतवास में थे, फिर भी बाबा के उसने कई सारे इंटरव्यू वहीं पर ले लिए। Brunton would later publish his views on Baba in his popular book A Search in Secret India. तो बाद में उसने जो किताब लिखी A Search in Secret India, उस किताब में वो बाबा के ये सारे जो व्यू, बाबा के बारे में उसके जो मत है, ओपिनियन है, ये सब वो किताब में उसने वो किताब लिख के पब्लिश की है। Although Brunton's opinion was less than favorable, Baba was not bothered by the report. वो फेवरेबल नहीं था, अनफेवरेबल भी नहीं था, लेकिन लेस देन फेवरेबल ऐसा लिखा है, लेकिन उसके बाबा ने कोई बॉदर नहीं किया, उसके अगेंस्ट जो रिपोर्ट थे फिर भी उसको बाबा ने जाना अहमियत नहीं दी। थ्रू आउट हिज मिशन मेहर बाबा प्लेस्ड अ ग्रेट डील ऑफ ट्रस्ट इन पीपल रीचिंग देयर ओन कंक्लूजन्स अबाउट हिम। बाबा के पूरे अवतार काल में, जीवन समय में बाबा ने लोगों के ऊपर बहुत विश्वास रखा और बहुत उनको स्वातंत्र्य दिया कि चाहे वो बाबा के बारे में जो भी अपना ओपिनियन बनाते हैं, इसके लिए बाबा ने उनको आज़ादी दे के रखी थी। आई रीड इट, आपको पढ़ना है देशपांडे भाऊ या किताब पढ़ी है आपने? अच्छा, ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया किताब पढ़ी है आपने? बढ़िया है क्या आपके पास? मैं भी पढ़ना चाहूंगी। शायद ये पॉल ब्रंटॉन का अभी जो हम अर्ली मैसेजेस टू द वेस्ट पढ़ रहे हैं इसमें भी शायद उसका कुछ है, देखेंगे। अब परसों है ना, फ्राइडे के दिन, कल नहीं परसों नहीं, फ्राइडे को अभी है अपना रीडिंग है ना, मटल बीच में अर्ली मेहर बाबाज अर्ली मैसेजेस, उसमें देखेंगे। एट आरवी, वेरी गुड, ये किताब है बढ़िया, उसका कवर पेज भेज देना, अगर अवेलेबल है तो खरीद लेंगे। थैंक यू देशपांडे भाऊ। एट द बिगिनिंग ऑफ 19, तो ये महत्वपूर्ण बात हमने देखी, पूरे जीवन काल में बाबा ने कभी अपनी दैवी शक्तियाँ उपयोग में नहीं लाई लोगों के मत बदलने के लिए। उनको आज़ादी दी, जैसा मत बनाना है बनाओ, और लोगों पर उन्होंने विश्वास भी रखा किया। At the beginning of 1931, preparations were being made for another journey to Persia. 1931 की शुरू में, साल के शुरू में फिर एक यात्रा पर्शिया करने की तैयारी शुरू हो गई। चांदजी was sent to Bombay on January 6 to obtain passports and visas for himself, Baba, Aga Ali, Rao Sahib, Bua Sahib and Gustad जी। तो बाबा स्वयं अपने लिए, आगा अली, राव साहब, बुआ साहब और गुस्ताद जी, इन सब के लिए पासपोर्ट और वीजा प्राप्त करने के लिए चांदजी को बम्बई भेजा गया। Only a half dozen people knew of the intended trip. किसी को पता नहीं था बाबा की ये जो दूसरी यात्रा ईरान बाबा जा रहे थे, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। केवल 5-6 लोगों को पता था, महिला मंडली को बिल्कुल पता नहीं था, नासिक में किसी को भी पता नहीं था।
Aga Ali was staying with his father in Bombay at the time, and Haji's consent was given to allow Ali to accompany Baba to Persia. इस समय में सैयद अली, उसके पिताजी हाजी अली, जो मुंबई में पायधुनी के में रहते थे, तो उनसे अली को वापस बाबा के साथ पर्शिया ले जाने की अनुमति मांगी गई और उन्होंने वो अनुमति दे दी. On April 22, Baba and the small group left Nasik on a 3 AM train for Pune. 22 अप्रैल को बाबा और वो छोटा दल नासिक से पूना के लिए निकल चुका और सवेरे सवेरे 3 बजे की गाड़ी थी, ट्रेन थी. After 5 days there, the group motored to Bombay, where Baba, Aga Ali and the others boarded the Frontier Mail. I'm so sorry, from Frontier Mail train for Lahore, reaching there on April 28. तो ये लोग नासिक से पूना गए, पूना में 5 दिन रुके. 5 दिन मतलब 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक. और 5 दिन के पश्चात ये पूरा दल पूना से कार से बॉम्बे आए. वहाँ पर बाबा, आगा अली और बाकी सभी जन फ्रंटियर मेल रहती थी, अभी भी शायद है फ्रंटियर मेल. ये एक ट्रेन रहती थी जो लाहौर जाती थी. तो ये लोग ये मेल से, ये ट्रेन से, फ्रंटियर मेल से लाहौर के लिए रवाना हो गए. रीचिंग देयर ऑन अप्रैल 28. 28 अप्रैल को वो लाहौर पहुंच गए. तो 22 अप्रैल को वो नासिक से निकले थे, 6 दिन बाद वो लाहौर पहुंच गए. Baba then left everyone else in Lahore, taking only Aga Ali and Chanji and traveling on to Karachi. बाकी सबको बाबा ने लाहौर में छोड़ा, अपने साथ उन्होंने केवल आगा अली और चांजी को लिया और इन लोग कराची की तरफ गए. कराची गए. Baba would often soothe Aga Ali with comforting words on their journey together, and at one point said, Ali को संभालना सादी बात नहीं थी. जैसे कि आप लोगों ने जाना होगा, देखा होगा कि बाबा ने पहले ही एक बार कहा है, अगर वो अच्छा है तो बहुत अच्छा, लेकिन बिगड़ गया तो उसके जैसा शैतान नहीं. इसके लिए बाबा उसके मूड को बहुत संभालते थे. देखो क्या परेशानी आई. बाबा स्वयं बोलते थे कि एक बच्चे के सामने एक गुरु को झुकना पड़ रहा है. इसीलिए जब गाय माई उसको बोलने गई तो बाबा तुरंत बीच में गए, क्योंकि बाबा को पता था अगर अली का मूड बिगड़ गया तो बाबा का काम बिगड़ जाएगा. इसके लिए बाबा छोटा बच्चा होके भी उसको बहुत संभालते थे, ख्याल रखते थे उसके मूड का. तो बाबा अच्छे अच्छे प्रेम की बातें करते, ऐसा करके उसको बहुत शांत रखते थे. सूदिंग आगा अली. जब वो साथ में यात्रा करते थे तो बाबा उसका मूड शांत रखने के लिए बहुत प्रयास करते थे. एक बार बाबा ने कहा, इन दिस हार्ड टाइम्स विद द होपलेस सिचुएशन ऑल अराउंड, अली इज द ओनली सोर्स ऑफ सोलास एंड कंफर्ट टू मी. बाबा कहते हैं कि कठिन प्रसंग में, जब निराशाजनक सारी स्थितियां हैं सभी ओर से, केवल आगा अली ही मुझे सांत्वना और मेरे आराम का एकमात्र जरिया, एकमात्र स्रोत केवल आगा अली है, जिससे मैं थोड़ी सांत्वना प्राप्त करता हूँ. थोड़ा सा आराम मुझे आगा अली से ही मिलता है, एक सोलास है. इतना चाहो चारों ओर से सब निराशाजनक स्थिति है, पैसे उस समय नहीं थे, कई सारे और बाबा के अपने प्रॉब्लम हो गए, हम नहीं जानते, लेकिन एक आगा अली है कि उससे मुझे सांत्वना मिलती है, आराम मिलता है. एक स्रोत है मेरे आराम और सांत्वना का आगा अली. बड़ी बात है. While in Karachi, Baba again met with Jamshed Mehta, who would become the city's first mayor. आप लोगों को याद होगा, पिछले बार हमने उनका फोटो भी देखा था कि कराची के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ये मेयर थे और बाबा को मिलने आए थे और बाबा की सारी खातिरदारी करके इन्होंने किया था, आराम का प्रबंध किया था. और बाद में जो दल लोग वहाँ से आने वाले थे पर्शिया से, बैदुल और अली अकबर वगैरह, तो उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था तो बाबा ने इनकी मदद ली थी. अब भी कुछ ऐसे ही हालात हुए हैं.
पता नहीं क्या। तो अब जब बाबा कराची में थे, वो भी कराची में थे, तो बाबा वापस जमशेद मेहता से मिले, जो कि ये शहर के पहले मेयर बनने वाले थे। मेहता रिस्पेक्टेड बाबा एंड वुड मेंटेन अ लाइफ लॉन्ग क्लोजनेस विथ हिम। बाबा को बहुत आदर करते थे जमशेद मेहता, और जीवन भर उन्होंने बाबा के साथ सीधा नजदीक संपर्क बनाए रखे। While in the city, he helped Baba and the others obtain passports and visas for Persia. उन्होंने बाबा और पूरे दल के लिए पर्शिया जाने के लिए वीसा और पासपोर्ट की सारा प्रबंधन किया, वो प्राप्त कर लिए। On May 1st, they left Karachi and returned to Lahore. 1 मई को ये सभी कराची से निकल के लाहौर पहुंच गए। Then on May 11, the entire group journeyed to Quetta, where Baba again accepted the hospitality of Rusi Irani, the father of Baba's future women मंडली गोहर एंड केटी। अपने सर्कल के मंडल के लोगों के लिए देखो बाबा को क्या क्या करना पड़ा। फिर 11 मई को बाबा और पूरा दल क्वेट्टा पहुंचा। वहां पर हमने पहले भी देखा है रूसी ईरानी की बातें। वहां पर वो लोग रूसी ईरानी के यहाँ ठहरे, जो कि गोहर और किटी, जो बाबा की पूरा जीवन उन्होंने बाबा के पास, बाबा के आश्रम में, बाबा की सेवा में व्यतीत किया। केटी ईरानी खाना बनाती थी, बहुत उसके आवाज में पता नहीं एक अलग ही किस्म की आवाज है केटी ईरानी की। जब भी हम उनके सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून लगता है। तो ये किटी ईरानी और डॉक्टर गोहर के पिताजी रूसी ईरानी उनके घर बाबा क्वेट्टा में रहे। तब तो ये छोटी बच्चियां थी और बाद में बाबा की मंडलीजन बनने वाली थी। द 2 गर्ल्स वे नाउ 15 and 11। तो ये बच्चियां तभी केवल 15 और 11 साल की थी। एरज 14 साल का था। मतलब देखो पहले से कैसी तैयारी होती है उस मंडल के एक एक सदस्य को चुन के अपने इसमें लाने के लिए। Baba's previous Persian passport had expired and he again had to put his thumbprint on the page featuring a photo of him in a ब्राउन फर कोट। तो बाबा का पहला जो वीसा था, हमने पिछली बार देखा पर्शिया जाने का, वो एक्सपायर हो चुका था और बाबा को अपने फोटो पर फिर अंगूठे के निशान, अपने अंगूठे के निशान उठाने पड़े। ये जो बाबा का फोटो हम यहाँ देख रहे, ये फर का कोट बाबा ने फ्रेन्नी को बोल के बनवाया था। नासिक में ये कोट बना है और ये कोट में बाबा का फोटो भी है नासिक का, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये ओरिजिनल कलर ब्राउन कलर का ये कोट था। ये बुड़केश्वर वालों ने दिया हुआ सुंदर प्यारा सा फोटो है। बाबा बैसे है कुर्सी में, ये नासिक का ही फोटो है। तो नासिक में जो फ्रेन्नी है उसको बाबा ने अपने लिए कोट बनाने को बोला था, तो एक फ्रेन्नी ने कोट बनाया था और ये पासपोर्ट के लिए इसी का उपयोग किया गया था। तो ये पासपोर्ट के फोटो के ऊपर बाबा को फिर से अपने अंगूठे के निशान लगाने पड़े। The new passport was issued in Quetta on May 24 and on Monday, June 1, 1931, accompanied by Aga Ali Chandji, Bua Sahib, Rao Sahib and Gustaji. Baba boarded the Quetta train bound for Persia. तो 24 मई को नया पासपोर्ट इशू किया गया क्वेट्टा को और सोमवार के दिन 1 जून 1931 को बाबा, आगा अली चांजी, बुआ साहिब, राव साहिब और गुस्ताद जी के साथ बाबा और ये पूरा दल पर्शिया के लिए निकल चुके। क्वेट्टा से उन्होंने पर्शिया के लिए ट्रेन से यात्रा की, क्योंकि बाबा ने एरोप्लेन की पहली यात्रा नासिक में की थी 1931 में। वो रुसुम ईरानी ने बाबा के लिए एक प्राइवेट एरोप्लेन बुक किया था और देवड़ाली में, अभी मिलिट्री के अंडर वो है, देवड़ाली में जो एरोप्लेन का ये था बेस, वहाँ से उन्होंने बाबा प्लेन से निकले थे। ये बाबा की पहली प्लेन यात्रा जो थी, 6 लोग उनके साथ थे उस प्लेन में। मेरे ख्याल से मैंने आज ही डाला है ट्रैवल ग्रुप, अगर किसी ने पढ़ा है तो मैंने ये आज उसमें डाला है। अगेन ओके, हाँ सॉरी, हम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ेगा समय की सीमा के कारण। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं निकाल रही हूँ तो विभा इंडे जी की जो बहू है
जिनकी शायद कल की ही डेट है। तो अभी और एक सदस्य बाबा प्रेमी फैमिली में कल या परसों आ जाएगा। आज वो प्रार्थना करेगी, उनकी बहू जिसकी डिलीवरी नजदीक है अभी, विभा इंडे जी की बहू आज प्रेयर करेगी। उसका नाम मैं भूल गई, सॉरी। रूबी इंडे। हाँ, रूबी। तो आज रूबी प्रेयर करेगी। और उसके पश्चात मैं देखती हूँ आरती। सुषमा जी, आप आरती कर लीजिएगा आज। सुषमा टिकू, आज आरती आप करेंगे। आवाज आप मैं जरा, हाँ, आपका वीडियो चालू रहने देना, आवाज भी चालू रहने देना, पर बाकी लोग अपने माइक बंद रखना। समय हो गया है, तो अभी आप प्रेयर शुरू कर दीजिए। थैंक यू बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडीय हो और दिव्य नेत्रों से सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम प्रकट और अप्रकट हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों ही भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचयिता हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ध्यान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञानी हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों से सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परमात्मा परब्रह्म भी हो। पर परब्रह्म भी हो, परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमज़्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूजनीय है। अवतार मेहर बाबा की जय। ओम परब्रह्म परमात्मा या यजदान ला इलाहा इल्लाह, ओ गॉड फादर इन हेवन। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोल हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे
उसके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं और खासकर दूसरों के का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा रखने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए सभी पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम सबसे अधिक प्रेम करें और अधिक और फिर भी उसे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए और तुम हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सुषमा जी, आप आरती करना, बाद में अहिंसा करेगी सेकेंड आरती। जय बाबा। जय बाबा। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे परम की वेद पुकारे, महिमा तो दिव्य सनातन परम दयातन, दिव्य सनातन परम दयातन, जग उदारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चारा, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम राही तुमको लौटाना, काहे पढ़ाई करो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल विधि के तुम कारण हो, सकल विश्व रणहारे हो, तुम सब और नहीं तुम ही हो, हे सत्य अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम अनंत करो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहता जाने, गुण गाता तुमरो
मेरे मन आरती स्वीकारो, मेरे मन आरती स्वीकारो। ओ सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्हीं दो प्रेमी जनों को, भीख तुम्हीं दो प्रेमी जनों को। नित्य तुम्हें सुमिरूं मेरे मन आरती स्वीकारो, मेरे मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयातन, हे जगदोद्धारो, मेरे मन आरती स्वीकारो, मेरे मन आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू सुषमा जी। विकास सावड़े, आपका हैंड रेस है, आपको आरती गानी है क्या? विकास आवड़े, आपका हैंड रेस है। अच्छा, अहिंसा होता है। अरे हाँ, गाइए जय बाबा। जय बाबा। बोला अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावी नार जहलतनी, हे कर कुदरतनी परमातु। जगावी आशा भक्तों ने, कि बख्शे पूरी मातु। आया मुर्शद मेहर बाबा, चरण पर तुझ न धरिए सर। उड़ाना जात की आगे, मैं मेहर बाबा। तुझे मालिक हकीकत लो तो आशे, दीन यार कही तुझे बलिया। हकीकत मारिफत लो कोई तू हाथी। अमोर है रब के एहसाने, बख्श जे ज्ञान इज़्ज़त रे। एक परमात्मा हरि, छली मुरारी मातु। उदाना प्रेमनो प्यालो खिलाई, मस्त हमनी कर झुक झुक ही जान सदके साथिया। तेरी पयागो हमारी नाव भर दरियाए, तो हमें कर दे हमारी राह खुदाए। मेहर बाबा जी, मेहर बाबा हमारा राह खुदा है। मेहर बाबा जी, मेहर बाबा। बुझावी नार जहलतनी, कर कुदरती परमातु। जगावी आशा भक्तों ने, कि बख्शे पूरी मातु।
थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अच्छा, विकास आवड़े जी, प्राची कोल्हे, आप दोनों की हैंड रेस है। आप कुछ कहना चाह रहे, पूछना चाह रहे, आरती करना चाह रहे? जय बाबा। प्राची ताई, हा ताई, आरती करू का? पण हा 2 करा। आरती जय झालेले आहेत करा ऑलरेडी. करा, ओके ओके, करा. जय बाबा. आणि मेहर प्रसाद, थँक यू फॉर सेंडिंग मी मग PDF ऑफ करू दॅट बुक. जय बाबा. बाबाची हा, परत करू व्हिडिओ. बोला प्राची ताई. जय बाबा. हा व्हिडिओ ऑन करू शकता तर करा. हा नहीं, बाबा की तरफ कर दो. जहाँ तुमको ना शब्द न पहुँचे. अरे हो गया का? हाँ. अवतार मेहर बाबा ही, की जय. हा, ही झाली आहे ना? झाली आहे का? सुषमाने, हा, सुषमा टेकूने बोलले ना हेच. दिव्य सनातन झाली आहे. दिव्य सनातन परमदयाळ. कुठली करू ताई? बुजावे करू का? थांब. हो हो. अवतार मेहर बाबा की जय. जावे नार जहलतनी एकर कुद रत्न परमातु छेलागी आज भक्तों के बचे नूरे मातु अयाम जद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थीवा के कतई बैठो मेहर बातू तुझे मालिक हकीकतनो तू आशी मीरे हारे पबी तुझे धरी याए बहदत मारिफतनो होई तूफान तू हमोरे रहने साले बकजे ज्ञान ही सदनो के तू पर महात्मा ज्ञानी छिले मुख तारे रफातू खुदाना प्रेम प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पी दे पयमा तू हमारू नाम पर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेरे बाबा छेनी गे बातू हमारा ना खुदा है मेरे बाबा छेनी गे बातू बुझावे नार जलतनी एकर कुद रत्न पयमातु छेलागी आस भक्तों में के बख्शे नूरे मातु. अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. बरोबर सोबत कोण बोलत होते? छोटी मुलगी, मुलगा? जय बाबा. जय बाबा करो. जय बाबा बेटा. क्या हो गया?
व्हिडिओ बंद केला त्याने. जय बाबा. ताई जय बाबा. हाँ वो ये ना मुझे ना सूर्यभान हिंदी जी उनको पता है कि वो मेरी लॉज कहाँ पर है. वेरी गुड. वो अभी जुड़े हुए थे ना आज. हाँ हाँ थे ना, जुड़े हुए थे. है वो क्या? उस दिन ना मेरे दरबार में बता रहे थे कि शायद बैंक है उस जगह पे भी, बैंक वगैरह बन गई क्या, तो कुछ बता रहे थे वो मेरे दरबार में. तो आप इतना मेरे को कंफर्म नहीं है, आप उनसे पूछ लेना. ठीक. मैंने डाला नंबर है. है, मैं करती हूँ. थैंक यू इंदु ताई. हाँ जय बाबा. हाँ थैंक यू. हाँ. अरे हम लोग थे तभी हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, किसी हाँ लाइन नहीं में बहुत कितने काफी लोगों दिनों से ढूंढ रहे. जो जोशी अंकल थे ना उन्होंने भी काफी ढूंढा, तब मिला ही नहीं. तभी से वो खोज तो बहुत दिनों से चालू है, पर नहीं परफेक्ट जो ना लोकेशन मिल ही नहीं रहा था. अच्छा, मैं उनको फोन करती सूर्यभान जी को. और हाँ गांधी हाँ सर ने भी ठीक है. बोला है सदर एरिया हाँ हमने भी सुना था, हाँ सदर ही में ही है, सदर में ही है. लेकिन वहाँ कहाँ और वहाँ पर है? पे कुछ तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे कोई बैंक है अभी फिलहाल. हाँ, वो भी सुना था कि वो कुछ मॉल या कुछ बना है बोले वहाँ पर. हाँ हाँ हाँ. लेकिन वो पता, वो लोकेशन देंगे तो अच्छा है. गांगड़े सर भी है, वो भी लोकेशन दे देंगे या आप बताएंगे तो हाँ. हम निशिकांत है या नागपुर से और देशपांडे भवे या किसी को बोल के वहां पर हम हाँ. लोकेशन उनको जाके शेयर करने को बोलेंगे, फोटो निकालने को बोलेंगे. थँक्यू. हाँ जय हाँ बाबा. हाँ. जय बाबा. ऍक्च्युली हे पण रिपीट झाली, पण ठीक आहे म्हटलं. आरती जय बाबांची इच्छा. जय बाबा. जय बाबा. जय थैंक बाबा. यू मनोज धुरे ताई. बोला. मनोज धुरे बोलिए. जय बाबा बोलिए. जय बाबा. हाँ तो आपने कृष्णा जी के बारे में माहिती दिया, तो हाँ. किसी को पता नहीं विभा ताई उनका आपका माइक बंद रखेंगी प्लीज. हाँ बोलिए. जसवाला जी इस जन्म में कौन है? हाँ मतलब पप्पा जैसा वाला. हाँ हाँ नागपुर के. क्यों उनको दूसरा जन्म दिला रहे आप? पता तुम्हें कौन है? नहीं है, मैंने सुनाऊं ना, ये मेरे पास हाँ? में प्रूफ है. हाँ 13 नवंबर 2022 हाँ तो यहाँ पे मेट पांजरा में प्रोग्राम हुआ था. वहाँ पे वार्ता हुई थी मेयरनाथ जी की. हाँ तो मेयरनाथ जी ने वार्ता में बताया था कि बोले मैं अपने लाइफ के बारे में पर्सनल किसी को बताता नहीं, लेकिन आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ बोले. हाँ तो उन्होंने कहा था कि भाई जो जसवाला है ये हाँ. इन बाबा ने जब अपना मेयरनाथ जी 8 साल के थे तो भाऊजी से बोला था, क्योंकि बाबा बोले इनसे जसवाला से बहुत प्यार करते थे. और उन्होंने भाऊजी को बोला कि बोले जो तेरा बेटा है बोले मेयरनाथ, ये बोले पिछले जन्म का मेरा जसवाला है बोले. और जसवाला जी वकीली का काम करते थे, कोर्ट का हिसाब अपना ये कोर्ट का देखरेख और उसके बाद में हिसाब उनका किताब सब ये चेक करते थे. तो वही काम आज मेहरनाथ जी करते हैं. ये मेहरनाथ जी ने खुद बोला है. तो बोले मतलब उन्होंने बताया था, मैं किसी से शेयर नहीं करता लेकिन मैं बताता हूँ बोले. और खास बात नहीं, यह है नहीं, बोले कि पापा- जो नागपुर में उनकी समाधि है बोले, वो आज मेरी खुद की समाधि के दर्शन में खुद करने जाता हूँ बोले. तो हंस के ऐसा बताया था उन्होंने. तो क्या ये आपने सुना है क्या ये बात? मैंने ये जय सुना बाबा. नहीं. नहीं मैंने ये सुना नहीं है. और दूसरी बात है, पापा जैसा वाला हाँ. कोर्ट का काम नहीं करते थे. तो क्या होते थे? जय बाबा. जाल केरा वाला के नेक्स्ट बर्थ इज मेहरनाथ कल्चुरी, ये बाबा ने बोला है. मैंने पढ़ा है. बोला था सर. हाँ जय बाबा. जाट केलावाला डाइड इन 1953 इन द मंथ ऑफ शायद अप्रैल, और इनका जो बर्थ है इट इज इन अक्टूबर 1953 मेहरनाथ का. तो जाल केलावाला के बारे में 1953 बर्थ इन नागपुर इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल. जय बाबा. उनकी समाधि है ना नागपुर में. यस, जाल केरावाला की वो बाबा वहाँ 1953 यस वहाँ जो गए 53 यस फर्स्ट जनवरी में जब गए थे तो वहाँ बाबा ने खुद अपने फ्लावर्स मंडली को लेके फ्लावर्स डाले थे उनके जहाँ उनको बरी किया था वो उस जगह. हाँ 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 जाल केरावाला है उनका सर.
यस जाल केरावाला। हाँ थोड़ा फिर वो मतलब मिसअंडरस्टैंड। ये केरा वाला जो फैमिली है ना, सैम केरा वाला, रोशन केरा वाला, तो जाल केरा वाला, दादी केरा वाला, तो जाल केरा वाला इनके कौन थे वो बताइए गांगड़े सर। जाल केरावाला ये बेसिकली नागपुर साइड के थे और रायपुर वो उनके एरिया। पिताजी ना, सैम और दादी के पिताजी थे ना। नहीं 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 नहीं, ही इज डिफरेंट, जाल केरावाला इज डिफरेंट। वो ज्याला आपण म्हणतो ना की याच्यामध्ये ते IAS, ही वॉज IAS, म्हणजे उस टाइम में IAS नहीं था, ब्रिटिश टाइम में ICS शायद। तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इवन पहले कलेक्टर रह चुके थे। देन ही वॉज पोस्टेड इन रायपुर। हाँ हाँ, ही वॉज पोस्टेड इन रायपुर। और बाबा ने जो रायपुर में जो जिस वो जंगल में काम किया था, तो उनके लिए बाबा ने जाल केरावाला ने वो जगह जो 150 किलोमीटर फ्रॉम रायपुर, जहाँ बाबा ने जंगल में वर्क किया था, तो वो पूरा रायपुर में रह के जाल केरावाला ने पूरा वो मैनेज किया था बाबा के एकांतवास का सेक्लूजन का। तो बाबा ने ये बताया है कि नेक्स्ट बर्थ जो है जाल केरावाला का मेहरनाथ है, ये ऑलरेडी लॉर्ड मेहर में आया हुआ है। बट जाल केरावाला इज डिफरेंट। ये डैडी स्वामी सैम केरावाला और दादी केरावाला ना, शायद ये फैमिली से नहीं बिलोंग करते। ये नागपुर साइड के रहने वाले थे, नागपुर में रहते थे जाल केरावाला। तो बाद में कमिश्नर बने, ही वाज कमिश्नर। जय मेहर, जय मेहर। थैंक यू सो मच गांगड़े सर, मेहर प्रसाद। मनोज धुरे जी, देखो आपकी शंका का कितना बड़ा अच्छा समाधान हो गया। That is ये what I was वार्ता में उन्होंने पापा जैसा वाला वो कोई दूसरा जन्म नहीं होगा अभी। लेकिन चलो इसके बारे में कोई बात करना ठीक नहीं है। नागपुर के है। नहीं ठीक है, देखो नागपुर ऐसा होता है, कभी हम सुनते पढ़ते और दिमाग में कुछ और बैठ जाता है। अब उन्होंने जाल केरा वाला बताया होगा आपको, समहाउ पापा जैसा वाला आपके दिमाग में कैसा बैठ गया मालूम नहीं। रीडिंग में नागपुर का पापा जैसा वाला, उन्होंने पापा जैसा वाला बोला। चलो सॉल्व हो गई, जाने दो, छोड़ो। लेकिन एक पक्का है कि वो पापा जैसा वाला नहीं, पक्का नहीं है। हाँ। ये जो किताब है ना सीक्रेट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। ओके मेहर प्रसाद जी, आपने मुझे PDF भेजा, थैंक यू सो मच। भेजा है ना? हाँ जी हाँ जी, उसमें बाबा जान का, उपासनी महाराज का, मेहर बाबा सबका जिक्र है इसमें। मैं अभी 2-3 पेज पढ़ा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। जय बाबा। ठीक है, थैंक यू, जय बाबा। अब ये जो राल्फ करके एक बहुत बूढ़े व्यक्ति ज्वाइन करते हैं इसमें अपना बाबा जूम में, वो पूछना चाहिए वो ही वही राल्फ है क्या? क्योंकि ये पॉल बर्टन जो है उसका नाम असली राल्फ है बोलते हैं। अब तब तो यंग था, अब ये तो अभी बहुत बूढ़े हैं, दिखते हैं ना। वहाँ बाबा जूम में गांगड़े सर ने भी देखा होगा, राल्फ को देखा है ना आपने? हाँ, लेकिन आई डोंट, वो जो नहीं होंगे, कोई और हाँ, हो सकता है। करेक्ट। चलो ठीक है, और किसी को कुछ पूछना बताना है? थैंक यू धुरे जी, मनोज धुरे जी, गांगड़े सर, मेहर प्रसाद, एवरीवन, ऑल सिंगर्स और प्रार्थना वाले। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा जय सभी को, जय बाबा सभी को, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। देशपांडे भाऊ का हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रहे? मेरा नहीं है। देशपांडे भाऊ, वो पहले से ही। अच्छा।
नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। जय बाबा।